ऐसा कम होता है कि बजट आए और विपक्ष को बोलने का मौका न मिल पाए, और इसकी वजह यह है कि बजट कुछ ऐसा आया जिसमें कमी निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, खास तौर पर आम लोगों के लिए, या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बड़े ग्रुप को आप देख लें। टैक्स में जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं उसने सभी को चौंका दिया कि सरकार इतने कड़े और बड़े फैसले ले सकती है। इसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इतना जबरदस्त होगा ये बजट, इसकी उम्मीद जरा कम ही थी। मैं भी लगातार सुबह से ही एक्सपर्ट से बात करता रहा। दो चीजों पर बड़ा फोकस था। पहली चीज थी कि कैसे थोड़ा पैसा बच जाए, कंज्यूमर की ताकत बढ़ जाए, और खरीदने की ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इकोनॉमी फ्लरिश करेगी। क्या कर सकते हैं इसके लिए। दूसरी बड़ी बात थी अपना रोजगार, अपनी सेविंग के लिए काम करने वाले लोग क्या खुद को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। और इन दो मोर्चों पर एक बड़ा कदम आज 2025 का ये जो बजट आया है इसमें देखने को मिला है, जब टैक्स में जबरदस्त तरीके से छूट दी गई है। और यह ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया ट्रेंड बना हुआ है। विपक्ष के तमाम नेता जो सरकार की आलोचना करते हैं वो तक ये कहने को मजबूर हैं कि ये बड़ा शानदार फैसला है और इसका हम स्वागत करते हैं। ऐसा क्या फैसला ले लिया गया ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से युवाओं को, रोजगार को, छोटे मझोले उद्योग को और स्किल डेवलपमेंट पूरी तरह से युवाओं से जुड़ा हुआ है, इसको फोकस किया गया है। इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बात करते हैं प्रतिक्रियाओं की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में शानदार बजट पेश किया गया। यह बजट युवा, गरीब, किसान, महिलाओं के साथ साथ समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाला है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है, और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट, मैं कहूं, अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं पुनः एक बार इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी के इस शानदार बजट के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन यह हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है, और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा। देखिए, रक्षा मंत्री रक्षा के बारे में बात कर सकते हैं। रक्षा को लेकर बहुत उम्मीद थी, और मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे। यूके देवनाथ साहब, जिन्होंने पहले भी कई बार अपनी टिप्पणियां रखी हैं, वो बताएंगे आपको कि किस तरीके से रक्षा के लिए बजट रहा है। रक्षा मंत्री बहुत प्रसन्न हैं। इसी तरह से अगर टीम मोदी को देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की टीम में जितने भी मंत्री शामिल हैं वो विजनरी दिखाई पड़ते हैं और अपने अपने क्षेत्रों को लेकर बहुत उत्साहित है। जैसे केंद्रीय बजट 2025 पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आज का बजट मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत ही बड़ी सौगात है। इससे हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में पैसे ज्यादा बचेंगे, जिससे परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं, यानी सेविंग, जो मैं आपको लगातार कह रहा हूं, सेविंग एक बड़ी बात थी, उसकी संभावनाएं बढ़ा दी। अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, सुनिए। आज का बजट मिडिल क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा माननीय वित्त मंत्री जी ने आज अनाउंस किया है। बहुत ही बड़ी सौगात है ये। इससे हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के घर के हाथ में पैसे ज़्यादा बचेंगे, परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं ले सकेंगे, घर खरीद सकेंगे। हर तरह की जो एक बहुत बड़ी तमन्ना रहती है मध्यम वर्गीय परिवारों में, वो पूरी कर सकेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे मध्यम वर्गीय परिवार में आज खुशी की लहर है। आपने एक ऐसा बजट दिया है जिसमें मध्यम वर्ग के लिए इतना बड़ा उपहार भी है, साथ ही साथ आपने जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट का
कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पाथ है वो भी मेंटेन रखा है। प्रोडक्टिविटी, किसानों के लिए नए कई प्रकार की नई योजनाएं हैं और नौजवानों के लिए कई नई अपॉर्चुनिटीज खुलने की इस बजट में है। तो एक तरीके से सर्व समावेशी सभी के लिए और विशेषकर मिडिल क्लासेस के लिए, गरीबों के लिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, माँ लक्ष्मी का उपहार आज हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को मिला है। ऐसा नहीं कि उत्साह बजट के बाद है, बजट के पहले भी बड़ा उत्साह था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उन मेहमानों से बातचीत करूं जिनसे बजट के पहले भी बात कर रहा था। मेरे साथ ऐसा ही पैनल मौजूद है जिनसे अलग अलग मसलों पर मेरी बातचीत होती रही और इस बातचीत में कई उम्मीदें सामने आई थी। आइए समझने का प्रयास करेंगे कि इन उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरा है। नो डाउट मिडिल क्लास के लिए, जो सेविंग करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ बचाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार बजट रहा है। ये बजट बल्ले बल्ले है। ये बजट एक ऐसा बजट है जो किसी को भी मोहित कर ले और यही वजह है कि विपक्ष के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बहुत शानदार बजट है। हालांकि ऐसा बजट बनाने में कमाई और खर्चा दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, तो सरकार ने कमाई के विषय में भी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सोचा होगा, जिसके बारे में बताया भी गया। अब अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एमएसएमईज हों, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो। और देखिए, प्रेमपाल शर्मा साहब जो कि पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे के और शिक्षाविद भी हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई थी रेलवे को लेकर, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। पूरन डावर साहब लगातार उद्यमी हैं, बड़े जाने माने उद्यमी हैं और उनसे हम बातचीत करते रहे, उद्योग जगत की बात को वो रखते रहे, वो एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी तरह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मैंने पहले ही परिचय करवा दिया, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं, एक एक करके आपसे बात करूंगा। सबसे पहले पूरन डावर साहब, क्योंकि उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं कि उद्योगपतियों को लेकर या उद्योगपतियों की किस तरह की अपेक्षाएं होती हैं। वो फिक्की, CII और तमाम जितनी एजेंसीज हैं, उनका जो उत्सव जैसा माहौल होता है बजट के दिन, उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर भी जब ये बजट आया और इसमें टैक्स को रिबेट आया, तो आप लोगों ने इसको कैसे लिया और उद्योग जगत के लिहाज से आप इस बजट को कैसे आकलन करते हैं? ज़रा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, मेरे लिए एक बड़ा वास्तव में ऐतिहासिक दिन था कि मैं ऐसे उद्योग से जुड़ा, जूता उद्योग से, और जो बहुत छोटे उद्योगों में गिना जाता है, लेकिन वो बजट के पहले चरण का हिस्सा बना जूता उद्योग। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि इससे लगता है कि सरकार रोजगार के प्रति कितनी गंभीर है। ये एक ऐसा उद्योग है, जूता उद्योग, जिसमें बहुत कम पूंजी में बड़े रोजगार मिलते हैं और सरकार ने इस फुटवेयर उद्योग पर विशेष ध्यान दिया और उसके लिए एक बड़ा पैकेज रखा है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की ऐसी प्रतिबद्धता, उद्योग चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसमें रोजगार की संभावनाएं हो और उसमें निर्यात की संभावनाएं और विदेशी मुद्रा कितना अर्न कर सकता है उसकी संभावनाएं हो। एक 4 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया इनसे और उसमें से 1,10,000 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को हम पूरा करने में और जिस तरह के पैकेज बनाए गए हैं और जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत उत्साहजनक है कि पर्टिकुलरली हम उसकी बात करें। एक मुझे लगता है कि लंबे समय बाद ये ऐसा बजट आया है कि जिसमें न तो कोई चुनाव था, न लोक लुभावन बजट देने की आवश्यकता थी और न ही कोई ऐसी उम्मीद की जा रही थी। आम आदमी जी, कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था और फिर भी ऐसा आया, इसलिए आश्चर्य हो रहा है। कोई दबाव नहीं था, लेकिन आम आदमी से लेकर के अर्थशास्त्री तक, रेडी वालों से लेकर के लघु उद्योग हो या मध्यम उद्योग हो या हैवी उद्योग हो या कैपिटल मार्केट तक, सारे खुश हैं कि ऐसा पहली बार ऐसा बजट आया है। और लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी। विपक्ष भी जब उम्मीद कर रहा था या केजरीवाल ने भी कभी अपने भाषण में ये कहा तो 10 लाख तक की छूट की बात की थी इनकम टैक्स में, वो 12 लाख तक की छूट दी गई और 12 लाख से 25 लाख तक जिनकी आय है उनकी हर एक व्यक्ति की जेब में 80,000 से 1,10,000 रुपए तक उनकी जेब में गया है। तो ये निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को जो गति देने का जो प्रयास है, एक गति अवश्य गति देगा और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो टैक्स रिजीम में भी बढ़ने वाला है।
सरकार की जहां तक आप बात कर रहे थे कि सरकार ने कर अगर कम किया है तो कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था भी की होगी, फिर निश्चित रूप से जो मैं अदर इसको डिटेल सोर्सेज में हैं, समझूंगा, मैं जो डिटेल में बाकी समझूंगा, क्योंकि जब आप स्किल डेवलपमेंट पर आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जब आप युवाओं को बेहतर स्किल मुहैया कराने पर विचार करते हैं तो आप आने वाली संभावनाओं के बारे में विशेष तौर पर सोचते हैं। प्रेमपाल शर्मा जी ने, मुझे याद है, बातचीत में इतनी व्यवहारिक बातें कही थी जो बहुत शानदार थी, क्योंकि रेलवे का जीवन मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर अभी पैनल पर जितने लोग बैठे कोई नहीं समझा पाया था। वो बहुत व्यवहारिक पहलुओं को जानते हैं, शिक्षाविद भी हैं। प्रेमपाल जी, मुझे ये बताएं कि रेलवे के लिए क्या कुछ आया। मैंने तब भी कहा था कि डिकोड करना पड़ता है, जब भी बजट आता है तो उसमें मोटी मोटी बातें तो याद रहती हैं, लेकिन अगर बहुत डिटेलिंग जाननी हो तो आप जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। रेलवे के लिहाज से कैसा बजट? अगर आप मुझे इजाजत दें तो रेलवे के बजाय पहले शिक्षा पर बात कर लूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने रेलवे का तो नाम भी नहीं लिया पूरे बजट में। तो आप इसके संकेत समझ सकते हो कि जो भारतीय रेल इस देश की धमनी समझी जाती है, जिसका पूरा बजट अलग होता था 2016 तक, और अब स्थिति ये आ गई कि पूरे बजट में बल्ले बल्ले हो रही हैं। आपकी भी भाषा है, सारे देश की भाषा है। तो मैं रेल मुझे आप इसलिए बहुत पसंद है, मुझे आप इसलिए बहुत पसंद है, आप खरी खरी बोलते हैं, सीधी सीधी बोलते हैं। आप अपनी बात पूरी करें। अब आप ये देखिए कि मैं सुनता रहा कि जिस रेलवे को, क्योंकि मैं 7 साल तक एज जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में रेल बजट को मैंने पार्लियामेंट में नजदीक से देखा है जी। उसके बनने से लेकर पूरी प्रक्रिया में हमारा एक पूरा मंत्रालय आधी भारत सरकार की तरह होता था। मैं उसके पुराने स्वर्णिम दिनों को याद कर रहा हूं। और अब एक स्थिति आई कि मैं सुनता रहा कि कभी तो कोई रेल का जिक्र आए, क्योंकि अब बल्ले बल्ले वाले सारे हवाई जहाज से ही जाते हैं। और जब किराया बढ़ता है तो महाकुंभ में तो वो 50,000 का टिकट लेके दिल्ली से महाकुंभ चले जाएंगे, लेकिन अगर रेल का किराया 2 रुपये भी बढ़ गया तो आप समझ सकते हो कि उनका दर्द क्या होता है और वो दर्द किसके लिए होता है। खैर, मैं शिक्षा की कुछ बातों को, गिलास आधा भरा हुआ है, और मुझे शिक्षा की जो सबसे अच्छी बात लगी वो अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो पाता है तो करीब मेडिकल सीट बढ़ाई गई हैं। यह बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कोरोना के समय से लेकर जब मुझे पता लगा कि हमारे देश के नौजवान 120 देशों में डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई किस भाषा में होती है, क्या उन पर होता है? आखिर हम इतने महादेश को ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि वो डॉक्टरी, जबकि हमारे यहाँ डॉक्टरों का और जो WHO के जो मानदंड है उसका रेशियो कितना कम है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ये एजेंडा आगे बढ़ा है। उतनी खुशी की बात है जो 5,000 अटल टिंकरिंग लैब का, अटल टिंकरिंग लैब पहले से ही चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि उन पर व्यावहारिक रूप से काम होगा, जिससे कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी में हमारे उन बच्चों का पूरा योगदान हो सके। उतनी अच्छी बात है कि IIT का एक्सपेंशन, उनकी हॉस्टल फैसिलिटीज और उसमें एक्सपेंशन की बात हो रही है। पहले से ही हमारे पास में 23 IITs हैं, उसमें और इजाफा होने की जरूरत है, क्योंकि कभी ना कभी IIT का अपना वो है। लेकिन मैं शायद यहाँ पे अपना एक फुटनोट भी डाल दूं कि IIT बढ़ तो रहे हैं, लेकिन फैकल्टी 40% खाली पड़ी है। आखिर सिर्फ खोलने से काम नहीं चलता, और इसीलिए आप दुनिया के नक्शे पे जब हमारी टेक्नोलॉजी और उसकी बात आती है तो हम कहाँ हैं? हम महादेश हैं, विशाल हैं, विश्वगुरु हैं। हालांकि इसमें देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा एक फोकस था। मैं आपकी बात को पूरा सुनूंगा, थोड़ा रक्षा पर भी बात करेंगे। आपने शिक्षा पर बहुत अभी शुरुआती बात कह दी, आपकी बात मैं जानता हूं कि अभी पूरी नहीं हुई है, इस बात को पूरा करेंगे। बजट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद गौरव गोगोई ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, यह आपको सुनवाते हैं, फिर मेहमानों से बातचीत करेंगे। भारत सरकार ने बजट पेश किया है, इस पे बात करने के लिए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव जी हैं। गौरव जी, कैसे देखते हैं भारत सरकार के इस बजट को? देखिए, ये बजट बहुत ही एक सीमित वर्ग को मन में रखते हुए प्रकाशित किया गया है। निश्चय ही बिहार का चुनाव है और इसलिए बार बार वित्त मंत्री बिहार की बात करते हैं और शायद किसी और दूसरे राज्य का नाम भी नहीं लेते। और कहीं ना कहीं दिल्ली में भी चुनाव है और दिल्ली को भी उनको
जीतने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट क्या इस बजट से वो दिल्ली जीत पाएंगे? मुझे लगता है कि उत्तर है नहीं। क्या मेरा अगला सवाल था कि क्या बिहार विधानसभा और दिल्ली विधानसभा जो कि तत्काल है 5 फरवरी को, इस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? जैसे कि कहा कि अगर उनको लगता है कि इस बजट के द्वारा वो दिल्ली जीत पाएंगे, बिहार जीत पाएंगे, तो दोनों का उत्तर ना है। क्योंकि आज आप बजट में देखें, चाहे कृषि क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पिछले साल में इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। और अगर आप वो स्कीम्स में देखें जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, पिछले वर्ग, उनके संदर्भ में जो स्कीम्स हैं, विशेष रूप से शिक्षा के संदर्भ में, उसमें भी उन्होंने अपना पूरा बजट खर्च नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार सामर्थ्य नहीं है, सबका साथ ये कर नहीं सकते, और इसीलिए लोग इनको आने वाले चुनावों में इसका परिणाम दिखाएंगे। रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। देखिए, मैंने कहा भी कि विपक्ष के पास भी कहने को बहुत कुछ नहीं है। तो अभी विपक्ष की प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि हाँ, लेकर तो आए हैं लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। पर बजट ऐसा रहा जिसमें उसकी कमियां खामियां ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हालांकि प्रेमपाल शर्मा जी ने शुरुआत में ही बताया कि वो रेलवे का नाम सुनना चाह रहे थे, वो सुनाई नहीं दिया, वो थोड़ा सा कसक दिखाई देती है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आगे बातचीत में सामने आए। लेकिन यूके देवनाथ जी मेरे साथ मौजूद हैं, रक्षा मंत्री को आपने सुना। यूके देवनाथ जी, हमने इसी तरह से रक्षा पर कोई विशेष बहुत अलग से बात नहीं सुनी, पर आप डिकोड कर पाए हों तो उसको थोड़ा सा समझाएं कि रक्षा को लेकर क्या कुछ है। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सीतारमन जी को और राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की जनता के गाड़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा, देश की जनता बहुत मुश्किल से अर्जित करती है अपना धन, और उसमें से टैक्स जो देती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने डिफेंस फोर्सेस के लिए एलोकेट किया हुआ है। प्रवीण जी, होता यह है कि एक देश जो वो अपने डिफेंस फोर्सेस से क्या आशा करता है। हमारे दो डॉक्यूमेंट है, हमारे दुश्मन। मैं सर आपकी आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं सुन पा रहा हूँ, कुछ तकनीकी यहाँ पर मसला आ रहा है, तो आपसे मैं फिर से संपर्क करूँगा। लेकिन पूरन डावर साहब, आपने सुना बाकी के दो पैनलिस्ट को, थोड़ा सा हम सुन पाए यूके देवनाथ साहब को। मैं जानना चाहूँगा कि ये लोक लुभावन नहीं है, ये देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, इसको हम कैसे बताएं? देखिए, निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है कि जो रेट ऑफ टैक्स जो कम किया है, इसमें जो 12 लाख तक फ्री किया है, तो ये आम जनता जिसमें एक बड़ा भाग आता है उसमें, उनके जेब में 80 से 1,10,000 रुपए तक, जो 25 लाख तक वाले हैं, उनके जेब में जा रहा है और ये सीधा निवेश में जाने वाला है। ये कहीं ना कहीं उनकी जो कार की किस्त है उसमें ईएमआई में मदद करेगा, उनका अगर घर का लोन लिया हुआ है तो उसके ईएमआई में मदद करेगा, और यह सीधे खर्च में आता है, तो अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से गति मिलती है। और गति सरकार को अच्छी तरह से मालूम है कि 6.3% से 6.8% पर हम विकसित भारत की राह पर नहीं पहुंच सकते। इसके लिए कम से कम 8% और 8% और डबल डिजिट तक हमको पहुंचना होगा। इसलिए ये बड़े प्रयास किए गए हैं। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी जो होटल्स को 50 बड़े शहरों को चिन्हित किया गया है, जिसमें होटल्स को इंफ्रा का दर्जा दिया गया है। मैं इसको डिटेल में समझूंगा आपसे, एमएसएमई को लेकर, छोटे उद्योगों को लेकर, या जिन इंडस्ट्रीज की आप बात कर रहे हैं। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने बजट 2025 को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वर्ष 2025 का जो बजट दिया है, जिसको आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट देश के आम जनता के लिए वरदान साबित होगा। मिडिल क्लास और निचले तबके के लोगों के लिए, जो आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग है, उसके उत्थान के लिए ये बजट अद्भुत है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, कृषि के क्षेत्र में मोदी जी ने जनता के कल्याण के लिए अद्भुत व्यवस्था किया है। बिहार की जनता के लिए इस बार का बजट अमृत साबित होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को बिहार से जो घृणा है, वह इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत हो चुका है।
तो हम यूके देवनाथ जी से बात कर रहे थे, मैं एक बार फिर उनसे कनेक्ट करता हूं। देवनाथ साहब, क्या आपको लगता है रक्षा को लेकर क्या कुछ बजट में है, कैसे डिकोड करें? जी हाँ प्रवीण जी, देश डिफेंस फोर्सेस से क्या आशा करता है, मुद्दे की बात यह है जी। और मेरे ख्याल से हमारे वित्त मंत्री जी ने जो डिफेंस बजट पेश किया है उससे देश की जनता हमारी फौज से जो भी उम्मीद रखती है कि हम पाकिस्तान और चीन से हमारे देश को सुरक्षित रखेंगे, उसको हम काफी हद तक संभवतः काफी हद तक हासिल कर लेंगे। डिफेंस बजट जो है 6,80,000 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले साल का डिफेंस बजट जो कि 6,21,000 करोड़ का था, उसके तुलना में 9.5% बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है पिछले बजट का उससे करें, पिछले साल में बजट क्लोजर होते होते, साल खत्म होते होते कुल मिलाकर 6,41,00,000 रुपया खर्च हो गया था। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट के कंपैरिजन में मात्र 6% की बढ़ोतरी हुई है। तो अगर हम इन्फ्लेशन की दर देख लें तो शायद ये बहुत ही एक छोटा सा इंक्रीज है। फाइनली हम आशा कर रहे थे कि कैपिटल आउटले जो है, जो कि इस साल 1,81,000 सर, एक बड़ा सवाल था, हम अब यहाँ इंडिजिनियस प्रोजेक्ट को बनाने में या फिर हम आत्मनिर्भरता की तरफ हथियारों के विकास में आगे बढ़ेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करेंगे। हालांकि आईआईटी और अन्य चीज़ों को इससे कनेक्ट किया जा सकता है, पर उस दिशा में आपको कैसा लगता है ये बजट? प्रवीण जी, देखिए डिफेंस बजट जो है डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सब का बजट होता है, बॉर्डर रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब होता यह है कि डीआरडीओ का जो बजट है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है, क्योंकि मैं खुद डीआरडीओ में काम कर चुका हूं, उनके नॉर्मल जो डे टू डे मेंटेनेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उनकी तनख्वाह, इन सब पर खर्चा हो जाती है। तो शायद जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा थोड़ा सा स्कोप है को जो रिसर्च फंड एलोकेशन को बढ़ाने में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि फिलहाल हमें, देखिए, हम अमेरिका से या चीन से अपनी तुलना नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत एक आत्मनिर्भर भारत अगले एक दशक में सामने आए, तो थोड़ा सा स्कोप है डीआरडीओ और दूसरे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको जो रिसर्च फंडिंग दी जाती है उसको बढ़ाने में। जहां तक मेक इन इंडिया की बात है, काम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। हम नेवी के लिए फ्रिगेट्स बना रहे हैं, हम सबमरीन भी भारत में ही असेंबल करने रहे हैं। देश में सबसे बड़ी दरकार इस वक्त है कि हमारी एयरफोर्स जो है, जिसका कि गवर्नमेंट ने 42 स्क्वाड्रन सैंक्शन किए हुए हैं, वो नाना कारणों से घटते घटते 30 स्क्वाड्रन बचे हैं। तो अगर भविष्य में हमारा एक ऐसा युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ जिसमें कि पीछे से चीन हमें आंख दिखाए, या हमारा ऐसा युद्ध होता है चीन के साथ जिसमें पीछे से पाकिस्तान खलबली मचाए, तो शायद इंडियन एयरफोर्स की 30 फाइटर स्क्वाड्रन काफी नहीं होंगी। हाँ, हम देश में ही तेजस मार्क 1A बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 5 या 8 साल में तेजस मार्क 2 आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल एलोकेशन कैपिटल। देखिए, मुझे लगता है कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे भारत सरकार चाहे वो बजट में सार्वजनिक रूप से बताकर घोषित करते हुए कुछ करे या फिर उस पर करे, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मैं रेलवे को भी ऐसा ही क्षेत्र मानता हूं, लेकिन प्रेमपाल जी ने जो बातें कही हैं वो भी, क्योंकि दरअसल जब आप सबको कुछ कुछ निर्देश कर रहे हैं तो यहाँ पर मोटे तौर पर आपको यहाँ पर कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन शिक्षा वित्त के तौर पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा था। शिक्षा क्षेत्र में हम देखते हैं, आपने डॉक्टर्स की बात की, यानी एमबीबीएस या डॉक्टर्स हमारे यहाँ से ज़्यादा निकले, सीट्स बढ़ाई गई। आईआईटी के बारे में भी ऐसा ही। शिक्षा वित्त के तौर पर आप ये भी प्रकाश डाल सकते हैं कि स्किल्स, युवा को, सबसे युवा देश में अगर युवा को सही दिशा दी जाएगी शर्मा जी, तो देश मजबूत होगा, और युवा में भटकाव रहा तो यही देश के लिए परेशानी का सबब होगा। इस लिहाज से आप बजट को कैसे देखते हैं? नहीं, आपने मेरी बात थोड़ी सी पूरी की। शिक्षा इस पूरी दुनिया की सबसे युवा पीढ़ी का एक आधार बन सकता है, और इसमें कुछ संकेत दिए हैं, जैसे कि 10 लाख
ये फेलोशिप देंगे। और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 3 दिन पहले जो चाइना ने हमें एक पूरी दुनिया में एक खलबली मचा दी है, उसको देखते हुए कुछ तो योजनाएं 3 दिन पहले भी घोषित की हैं, और अभी उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर और एजुकेशन में एआई और उसके लिए 3 सेंटर खोले जाएंगे। मेरे पास कुछ और नोट हैं। स्कूलों में ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी बढ़ाने की बात है। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि शिक्षा को अगर आधुनिक बनाना है, स्कूल को बनाना है, तो हम इन फैसिलिटीज को आगे बढ़ाएंगे। एक वो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस वाली भी कुछ और 5 सेंटर की बात की है जी। मुझे लगता है कि ये सारी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ओवरऑल बजट देखा जाए तो शिक्षा के लिए उतना नहीं हुआ, जैसा कि अभी डिफेंस वाले जैसे कौन कौन सी चीजें थी जिसमें आपको लगता था कि इसमें भी काम होता तो शिक्षा के लिए और बेहतर होता? जी। लेकिन मैं एक बात, आपकी जो R&D वाला जो मामला है, उस पर मैं विशेष रूप से सरकार का ध्यान, आपका भी, कि जहां चीन 5% अपनी इतनी बड़ी जीडीपी का करता है, इजराइल उससे ज्यादा करता है, अमेरिका उससे ज्यादा करता है, हमारा वो 1% से भी कम है। ये आप अपने रिकॉर्ड देख लीजिए। इसलिए हमारे पास अब इस समय अगर सरकार इस बात को पूरी तरह से, क्योंकि आपने सुना होगा कि अमेरिका के लिए जो स्पुतनिक मूवमेंट आ चुका है और वो चीन से टक्कर, इसलिए ये मौका है। और मैं चाहता हूं कि इस बजट में इस सारी फोकस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसको जो आपने कहा कि उसी से हमारे पास डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, पैनल में डावर साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा ये अर्थशास्त्र के इस एंगल को समझते हैं कि कमाई और खर्चा ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। जब बजट की बात होती है तो हम खर्चे पे बड़ा विशेष फोकस करते हैं, लेकिन हमें फोकस ये भी करना चाहिए कि कमाएंगे कहाँ से भाई, जब जो ये खर्चा होगा तो बल्ले बल्ले तो हो जाती है, लेकिन कमाई का भी ध्यान रखना है। डावर साहब, ऐसी क्या चीज़ें जो आपको लगता है कि कमाई के लिए या रिसोर्सेस को जनरेट करती हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैपेक्स के लिहाज से भी हम देखें तो आपको इस बजट में कौन से वो पॉइंट्स दिखाई देते हैं जो आने वाले समय में या तो फायदा दें या इमीडिएट फायदा दे रहे हैं हम? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से रिसोर्सेज चाहिए अगर इतना डेवलपमेंट आपको आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं एसेट डिसइन्वेस्टमेंट को सीधे ना कह करके एसेट मोनेटाइजेशन की बात की गई और प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मॉडल्स पर जितने विकास, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये क्रांति निकाल देनी चाहिए कि विकास पर पैसा लगता है। विकास पर पैसा लगता नहीं, वैसा कैपिटलिस्टिक अप्रोच पर चलेंगे तो विकास पर पैसा बनाया जा सकता है। इस पर पीपीपी मॉडल पर काफी प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर आ रहे हैं। जितने भी विकास की बात की गई है या 50 शहरों को जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में बढ़ाने की बात की गई है, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर में का स्टेटस दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सब पीपीपी पर है। और पीपीपी पर से पैसा सरकार अच्छे से बना सकती है। सरकार को आवश्यकता ये है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू देखे। कल भी मैंने जिक्र किया था कि इवन जिस तरह से हम अपने हाईवेज पर खर्चा कर रहे हैं, उसी तरह से अगर वाटरवेज पर भी करें, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, अगर हम गंगा स्वच्छ भी हो जाएगी और बहुत सारे रेवेन्यूज करेंगे, अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। और ये इस सब पर सरकार को पैसा लगाने की जरूरत नहीं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो निश्चित रूप से इस पर बड़ा पैसा लगा सकता है। और नदियों के किनारे के जो लैंड की वैल्यूज होती है, जो नदियों के किनारे जो डेवलपमेंट होता है, वो मुझे लगता है कि सबसे अधिक कॉस्टली और डेवलपमेंट विकास का क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारे वेन्यूज हैं कि चाहे वो से अपना डिसइन्वेस्टमेंट से हो या कुछ एसेट डिमोनेटाइजेशन से हो। ये मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम फिस्कल डिफिसिट की बात करते हैं, हम राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, तो कमाई में जैसे जैसे कमी लाएंगे, जहां भी थोड़ी सी ढिलाई बरतेंगे, वहां पर फिर सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ आएगा। तो उसको कवर करने के लिए क्या सरकार की कुछ प्लानिंग आपको इस बजट में दिखाई पड़ती है, या अभी ये सोचा गया है कि पहले तो जो उम्मीदें हैं उसको पूरा किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना है इसका? देखिए, पहले तो अर्थव्यवस्था को गति कैसे दी जा सके, सरकार की प्रायोरिटी ये थी, वो अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया गया है। उसके बाद में एक डेफिसिट, महंगाई भी न बढ़े तो उसमें डेफिसिट को भी मेंटेन रखने का प्रयास किया है। हालांकि हम चाहते ये थे कि और गति देने के लिए अगर डेफिसिट थोड़ा बढ़ता भी है तो बढ़ जाए,
लेकिन लोगों के जेब में पैसा आए और उसको गति मिले। लेकिन जो पीपीपी पर या एसेट डिमोनेटाइजेशन की जो 2030 तक का जो लक्ष्य रखा गया है, मुझे लगता है उससे काफी पैसा बन जाएगा, जिसमें हमने अपने डिफेंस सेक्टर को, रेलवे सेक्टर जो है वो प्रॉफिटेबल होने वाला है, डिफेंस सेक्टर भी अब सेल्फ सस्टेनेबल बनने जा रहा है, कि जिस तरह से अभी हो सकता है कि शुरुआत में हम लोगों को जो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। ये आपने मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जो जिस पर मैं जाना चाहता था। प्रेमपाल शर्मा सर, ये बात सही है कि हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे सेक्टर पर ये मिले वो, लेकिन रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कमाई का भी बड़ा साधन है। इसकी कमाई को लेकर, यानी हम रेवेन्यू जनरेशन को लेकर कितने आगे बढ़े हैं, और रेवेन्यू जनरेशन को लेकर जैसा कि अभी डावर साहब कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में कमाई का बड़ा स्रोत बनने वाला है, और ख़ास तौर पर जबकि हम कॉरिडोर को देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक्सपर्ट्स का मानना है, हालांकि 1 साल 2 साल का समय हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे और समय बीतेगा और फ्रेट कॉरिडोर या व्यावसायिक तौर पर जो सामान आता जाता है उसके कॉरिडोर्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे, तो ये और चीज़ों को गति देगा। इस लिहाज से आप कैसे देखते हैं कि खर्चे के लिहाज से नहीं, कमाई के लिहाज से भी रेलवे जो है वो ग्रो कर रहा है? बहुत अच्छा आपने बात कही, और मैं बस वही है कि उम्मीद थी, इस पिछले साल हमें 2.65 लाख करोड़ मिला था, इस बार भी उतना ही मिला है, शायद इसलिए बचने की कोशिश की गई हो। जब महंगाई बढ़ रही है तो रेलवे का उम्मीद थी कि हम 3 लाख करोड़ के आसपास तक, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण ये है कि पिछले दिनों हमारे पैसेंजर रेवेन्यू में 10% बढ़ोतरी हुई है, मतलब जो यात्री करते हैं उससे हमारी कमाई, और फ्रेट में 5% से ज्यादा फ्रेट हमारा लगातार जब से ट्रकों में और इसमें जाना शुरू हुआ, रेलवे की कुछ ऐसी कमियां रही हैं तो उधर चला गया था, और इसमें अगर ये बढ़ा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें और पैसा दिया जाए तो हमारे पास जो आपने संकेत दिया, क्योंकि रेल में यात्रा करने वाले इतने ज्यादा हैं और वे सभी हवाई जहाज से नहीं जा सकते। स्टेशन जैसे हमारे पोस्ट ऑफिस गांव-गांव तक छूते हैं, वैसे ही स्टेशन छूता है। इस बार एयर के लिए उन्होंने और भी खोले, और जितना पैसा उसमें चाहिए होता अपना रेलवे में नहीं चाहिए होता, और हम चाहते भी नहीं। रेलवे कैसा रहे कि वो जनता का भी रहे और सरकार का भी रहे, इसलिए कुछ। लेकिन मैं ये एक उसको वित्त मंत्री जी को थोड़ा सा कंसेशन दूंगा कि रेलवे के बारे में वो बहुत सारी घोषणाएं इससे पहले भी हमारे रेल मंत्री जी करते रहे। हाँ। वंदे भारत से लेकर ट्रेन 18 तक, मतलब रेलवे एक ऐसा प्रोजेक्ट है, रेलवे एक ऐसा मिशन है जिसको लेकर ऐसा नहीं कि सिर्फ बजट के समय पर विचार किया जा रहा है, साल भर या अदर देन बजट भी कई ऐसे मौके आ रहे हैं जहां रेलवे के बारे में विचार किया जा रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह जो डावर साहब ने भी कही, शर्मा साहब ने उसका समर्थन किया है कि रेलवे जो है वो खर्चे की जगह नहीं है, वो तो बड़ी कमाई की जगह भी है। डावर साहब, ब्रेक से पहले जो सारी बातचीत हो रही थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में ये आता है कि हमारे देश में मिडिल क्लास ज़्यादा कि निचला तबका ज़्यादा कि उद्योगपति ज़्यादा, इस पर बड़ी बहस होती है। मुझे ये बताएं, स्टेक किसका ज़्यादा है, यानी किसके चलने से या किसका ध्यान देने से हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है, वो थोड़ा सा आप अपनी समझ से बताएं। देखिए, एमएसएमई के चलने से ही इकोनॉमी मजबूत होती है। एमएसएमई देश की कम से कम रोजगार की दृष्टि से देखें तो 55% शेयर एमएसएमई का रहता है, और एमएसएमई के लिए इस बार प्रयास किए गए हैं, जहां पहले जो विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी 5 करोड़ की लिमिट दी गई थी, वो 10 करोड़ की लिमिट इस बार की गई है, लिक्विडिटी उनके लिए बढ़ाई गई है। उसके साथ में एक और काम किया गया है, जो क्रेडिट गारंटी पर जो चार्जेस थे उन चार्जेस को भी कम किया गया है। इसी तरह से स्टार्टअप पर भी देखिए, स्टार्टअप पर बड़ा जोर था कि स्टार्टअप को भी की लिमिट को भी 10 करोड़ से 20 करोड़ बढ़ाया है। 10,000 करोड़ का फंड सरकार ने अपना दिया है, और उसके साथ में कम से कम 1 लाख करोड़ का प्राइवेट सेक्टर से जुटाने का है। तो मुझे कुल मिलाकर के लगता है कि स्टार्टअप्स और हमारा जो एसएमई सेक्टर है, ये एक देश को बड़ी ग्रोथ दे सकता है, और सरकार का पूरा जो फोकस है वो इन्हीं एमएसएमईज पर ही है। मुझे लगता है कि न्याय हुआ है उनके साथ में, और ये आगे आने वाले समय में हम देखेंगे जिस तरह से स्टार्टअप्स की सक्सेस रेट को हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए कि हर 10 दिन में एक नई कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है, हर रोज 500 से ऊपर नई कंपनियां जब रजिस्टर हो रही हैं,
तो उस पर सरकार का फोकस होना बहुत आवश्यक था और उसकी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आवश्यकता थी। और उसका मैंने इंटरेस्ट सबवेंशन की बात, अभी प्रोविजंस पूरे अभी तक आए नहीं है, ये डिटेल्स अभी देखना बाकी है। अभी इसमें जो बजट में आउटलाइन हमने सुनी है अभी, सर जब इनकी पूरे डिटेल्स में जाएंगे तो पता लगेगा कि इंटरेस्ट सबवेंशन का क्या हुआ, कितने परसेंट इंटरेस्ट सबवेंशन रहा है। ठीक और है, किस-किस मैं इंडस्ट्री मैं में आपकी और इस किस बात को सेक्टर में। बिल्कुल बिल्कुल मानता मुझे हूं, लगता है क्योंकि कि अभी entire क्या manufacturing अभी तक जी, मैं मानता हूं इस बात को कि जब भी बजट आता है ना तो उसको डिकोड होने में बड़ा समय लगता है, और आने वाले दिनों में कहीं हो सकता है कि हम बिजनेस सेक्टर पर एक पूरी डिटेल में बातचीत करें। और मुझे अब ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी दिख रहे हैं, उनसे भी सवाल लूंगा। लेकिन शर्मा सर, आपसे एक छोटा सा सवाल, और मैं मुस्कुरा भी रहा था क्योंकि मेरे जहन में वो सवाल बार बार आ रहा था, आपसे पिछली बार भी मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि मेरी अभी प्रयाग की जो है, फॉर्चुनेटली जितने भी स्नान हुए हैं हर एक में यात्रा मैं कर पाया, और अभी जो लास्ट यात्रा हुई उसमें मैं ठीक ठाक 70,000 रुपये में जाना और आना कर पाया। तो ये जो था, और बहुत लोग इसको शेयर कर रहे थे, मुझे भी लगा, फिर मैंने कहा कि कभी मौका मिलेगा। देखिए आज मौका मिल गया, मैंने आपके सामने शेयर भी कर दिया। तो ये बताइए कि रेलवे में क्या आप ऐसी व्यवस्था के समर्थक हैं कि रेलवे में भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर जिसको मिल रहा हो, जो ज़्यादा पैसा दे सकता है उसको, या आप इसको खारिज करते हैं, आप इसको डिस्करेज करते हैं, चाहे वो हवाई यात्रा हो या रेलवे की यात्रा? मैं इसे खारिज करता हूं, चाहे हवाई यात्रा हो, रेल यात्रा, रेलवे ऐसे मौके पर बेहतर रेवेन्यू कमा सकता है, बशर्ते कि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। मैं अपनी उसी छूटे हुए बजट से जोड़ना चाहूंगा। मैं इस समय बंगलौर से बोल रहा हूं। अभी पिछले दिनों रेलवे ने जो आरआरटी शुरू की है, मेरठ सोनीपत का प्लान है, आगे अलवर का, सारे शहरों में उसकी इस बजट में और भी आगे बढ़ेगा। खुद बंगलौर के लिए रेलवे की बड़ी योजनाएं हैं जो लगातार कई साल से चल रही हैं। तो रेलवे उसमें भले ही बजट का एक अलग से वो न दिया गया हो सेगमेंट और नहीं बढ़ाया हो, लेकिन उसमें लगातार काम चल रहा है। और वही रास्ता है कि हम बजाय हवाई जहाज के ऐसे कि उनके इसका मतलब है कि सिर्फ अमीर ही जाएंगे। आपने एक बाइबल की कहानी सुनी होगी कि अमीरों को भगवान के यहाँ प्रवेश नहीं मिलता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पैसे बचा लिए और उसकी अब हम पार्टी कर दीजिएगा, है ना, अगर नहीं जा पाए तो आपके कुछ पैसे बच गए। लेकिन मैं कुछ शिक्षा की एक दो बातें, और एक बहुत अच्छी स्कीम इन्होंने इस बार की है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। उस पर अनुवाद का काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस सरकार की बहुत सारी योजनाओं में भारतीय भाषा और अब उन ग्रामीण उनको आगे बढ़ाना है, और उसके लिए बहुत सारी इन्होंने आईआईटी मेडिकल दिए। तो अभी भारत है, लेकिन उसमें एक पेज में डालना चाहूंगा, पिछले दिनों लगातार लाइब्रेरियों के फंड कम हुए हैं। इसलिए एक तरफ तो ये हो रहा है, डाक जो पहले पत्रिका और अखबार आती थी 5 रुपए की, वो अब 40 रुपए में आ रही है। यानी कि गरीब जनता के पास पोस्ट ऑफिस से पहुंचाने की चीजें और भी महंगी हो गई। मैं इसको इसलिए कि शिक्षा की बुनियादी चीजों को अगर हम चाहते हैं भारतीय भाषा में, तो उस पर और ध्यान देने की जरूरत होगी, पुस्तकालयों को और मजबूत करना होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे देश की सबसे नौजवान पीढ़ी चीन और भारत भागने के बजाय, और इसलिए इसमें बजट में अगर अच्छा होता कि हम ये टारगेट करते कि पिछले साल तो 15 लाख गए, अगले साल हम इसको नीचे लाएंगे। अगर ये टारगेट जब तक नहीं होता, जैसा कि आपने इशारा किया रक्षा मंत्रालय के लिए, अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले हम ही हैं, और हमारी तरफ दुनिया इसीलिए देखती है देवनाथ जी। तो अभी उस यात्रा को और आगे बढ़ाना है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बार 10 साल की लोक लुभावन बातों को छोड़ के जमीन पर कदम बढ़ाए। आपने एक बड़ा अच्छे जगह पे पॉइंट पर लिया है। जब बातचीत के हम थोड़ा अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, देवनाथ जी भी जुड़ गए। देवनाथ जी, मुझे तो बस अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने देखा रक्षा क्षेत्र में हमने जितनी भी बातचीत की उसका निचोड़ ये निकल कर आया था कि तकनीक जो हम बाहर से ले रहे हैं, हम प्रोडक्शन में बड़े मजबूत हैं लेकिन तकनीक हमको लेनी पड़ती है अब भी, और तकनीक अगर हमने डेवलप करना शुरू कर दिया तो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्या आपको लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हुआ इस बार? प्रवीण जी, दुनिया में जितने बेहतरीन देश हैं, उन्नत देश हैं, चाहे मैं चीन का नाम ले लूं या अमेरिका का नाम ले लूं, इजराइल का नाम ले लूं, इन सब देश में आरएनडी पर, खासतौर से डिफेंस रिलेटेड आरएनडी पर उनके जीडीपी का करीबन 4 से 7% खर्च होता है। हमारे देश में अभी तक आरएनडी पे जो एक्सपेंडिचर है, जीडीपी का बहुत ही छोटा हिस्सा खर्च होता है, 1% से भी कम। स्कोप है आरएनडी में ज्यादा एक्सपेंडिचर करने का।
दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पर जो साइंटिफिक टैलेंट पूल है, चाहे वो आईआईटी के इंजीनियर्स हो, हमारे Yes, very फिलोसफर्स हो, true. मैथमेटिशियंस हो, वो सब जब किसी मैं साइंटिफिक मैं सर इस पर डिटेल में आपसे बात करूंगा, आगे भी हम इस पे कुछ शोज करेंगे, क्योंकि आपने ये जो पॉइंट छोड़ा है ना, ये मेरे बड़े दिल के करीब है कि आप आर एन डी बोल देते हैं, टेलीविजन चर्चा में कोई एक्सपर्ट बोल जाए आर एन डी पर। अरे आर-एन-डी के लिए एक बेस चाहिए, आर-एन-डी के लिए चाहिए कि आपके पास उस तरह का टैलेंट नर्चर होगा। बेसिक टैलेंट आ रहा है जिसको आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जोक सकते हैं, उसकी बेसिक तैयारी इतनी है जो एडवांस टेक्निक के लिए जा सकता है। इस पर भी काम करने की जरूरत है और इसके लिए हमें बेसिक एजुकेशन से या दूसरे प्रयास जो किए गए हैं उससे आगे बढ़ना होगा। पर यह बहुत ही दिलचस्प चर्चा थी, क्योंकि इसमें प्रेमपाल शर्मा साहब ने अपने कई पॉइंट रखे हैं, पूरन डावर साहब ने अपने उद्योग जगत से जुड़े पॉइंट रखे। मैं आपसे बहुत कम बात कर पाया हूं देवनाथ जी, लेकिन आपने भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें रखी हैं रक्षा की तरफ से। आप तीनों का मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।